हाँ जी, नमस्कार। मैं दीपेश कुमार वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की जो श्रृंखला चल रही, उसमें आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और वो जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में विराट सभ्यता। तो सबसे पहले हम बात करें, इससे पहले हमने राजस्थान की जो सभ्यताओं के बाकी स्थलों का अध्ययन किया। उनमें कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालातल, गिलुंड आदि सभ्यताओं का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसी प्रकार इस सभ्यता का भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जिन टॉपिकों पर या जिन बिंदुओं पर हमने बाकी सभ्यताओं में चर्चा की, उन सब बिंदुओं पर भी इस सभ्यता में उन सब बिंदुओं को शामिल करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है विराट सभ्यता। विराट सभ्यता। हम बात करते हैं इसमें वही सबसे पहले कि इसकी स्थिति कहाँ पर ये सभ्यता स्थित है। तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में, जयपुर तो जिला है। अगर नदी का नाम पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी रहेगी अपनी बाणगंगा। इसके बाद हम बात करें, ये जो सभ्यता है, जो विराट सभ्यता है, इस सभ्यता को जो एक प्राचीन नाम है वो है इसका विराट नगर। तो अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें तो विराट नगर, विराट नगर। अब बात करें ये विराट नगर क्या है, तो ये हम बात करें तो जो महाजनपद काल था उसमें जो 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद। उसी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराट नगर। तो ये जो था, ये क्या था, मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी। थी विराट नगर। बात करें हम थोड़ा सा महाभारत के काल के टाइम की, तो जो पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास कौरवों के द्वारा दिया गया था, तो पांडवों ने जो 1 साल का अज्ञातवास जहां व्यतीत किया वो विराट नगर ही था। यहाँ का जो शासक था वो राजा विराट था, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग भी लिया था। इसके बाद हम चर्चा करें इस सभ्यता का विस्तार। जो विराट सभ्यता है, ये किन किन पहाड़ियों पर इस सभ्यता का विस्तार है। तो इस सभ्यता का जो विस्तार है वो मुख्यतः 3 पहाड़ियों का उसमें नाम आता है। वो 3 पहाड़ियां, पहली तो है महादेव डूंगरी, इसके बाद दूसरी की बात करें तो दूसरी है बीजक पहाड़ी, है बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी। और जो तीसरी रहेगी वो रहेगी अपने भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। इन 3 डूंगरियों पर इस सभ्यता का मुख्य रूप से विस्तार था। और इसके बाद हम बात करें इस सभ्यता की खोज, तो किसने इस सभ्यता की खोज की, तो ये थोड़ा सा एक जटिल बिंदु है खोज वाला, क्योंकि इसमें 3-4 का नाम आता है। लेकिन हम एक मुख्य रूप से जिसने इस सभ्यता की खोज का श्रेय जिसको जाता है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर खोज कार्य किए उन सब के बारे में भी हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस सभ्यता की खोज का जो श्रेय है वो जाता है 1837 में सर्वप्रथम यहाँ पर कैप्टन बर्ट द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट द्वारा। 1837 कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट के द्वारा यहाँ पर कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी, कहाँ से? बीजक डूंगरी से एक शिलालेख की खोज की। उस शिलालेख को अशोक का बाबरू शिलालेख भी कहा जाता है। तो 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक के बाबरू लेख या शिलालेख, शिलालेख की खोज की 1837 में।
कई बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज कब की गई? 1837 में। किसके द्वारा की गई? कैप्टन बर्ड के द्वारा। कैप्टन बर्ड द्वारा किस शिलालेख की खोज की गई? तो अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की गई। ये जो शिलालेख है अशोक के बौद्ध होने, अशोक को बौद्ध सिद्ध करता है। मतलब जो अशोक का बाबरू शिलालेख है तो इसमें अशोक के बौद्ध होने का और इस धर्म में, बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट करता है। अशोक इस शिलालेख के द्वारा बौद्ध धर्म में अपनी आस्था भी प्रकट करता है। तो ये एक अशोक का बौद्ध कालीन शिलालेख है जो बौद्ध धर्म के बारे में भी हमें जानकारी देता है। इसके बाद हम चर्चा करें तो इसी शिलालेख से बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है बुद्धम संघ की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। किससे? अशोक के बाबरू शिलालेख से। तो त्रिरत्न किसके? बुद्ध धर्म के। बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों में की जानकारी में अशोक के बाबरू शिलालेख से ही प्राप्त होती है। तो इसके जो 3 त्रिरत्न है वो कौन से? बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये अशोक के शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख किया गया है। इस लेख में जो अशोक का बाबरू शिलालेख है, इस लेख में अशोक को मगध का राजा भी कहा गया है। इसी में अशोक को मगध का राजा, मगध राजा भी कहा गया। मतलब इस शिलालेख में बताया गया है कि अशोक जो है वो एक मगध का राजा था। तो ये शिलालेख हमें बौद्ध धर्म की और मौर्य काल की जानकारी भी प्राप्त कराता है। इसके बाद हम चर्चा करें कि यहाँ से 1840 बात करें 1840 की। 1840 तो 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो ये शिलालेख है उसको कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। कलकत्ता संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय में इस शिलालेख को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1840 में ले जाया गया। तो ये तो था अशोक का बाबरू शिलालेख। अब बात करें हम इसके बाद थोड़ी सी और इसके खोज के बारे में। तो इसमें 1-2 और है जिन्होंने इस सभ्यता के साक्ष्यों में अपना योगदान दिया। तो उनकी हम चर्चा करें तो उनमें C.L. कार्लाइल, दयाराम साहनी, इनका भी उल्लेख होता है। तो इसके बाद जो इस सभ्यता की आगे की जो खोज की गई, जो आगे खोज का कार्य किया गया, उसमें एक आता है कैप्टन किटाई। कैप्टन किटाई कैप्टन किटाई जो ये कैप्टन किटाई था, इसने जो अशोक का बाबरू शिलालेख था उसका लिप्यांतरण जो उसकी भाषा थी उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया था। किसने? कैप्टन किटाई के द्वारा। इसके बाद हम आगे और चर्चा करें तो डॉक्टर कनिंघम, डॉक्टर इनको भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा
जाता है। तो जो डॉक्टर कनिंघम थे, तो कनिंघम ने 1864-65 में इस खोज कार्य को आगे बढ़ाया। 1864-65 में जो ये बेरार सभ्यता थी, इसके जो खोज का कार्य था, उस कार्य को डॉक्टर कनिंघम के द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसके बाद 1871-72 में इन्हीं के एक सहायक थे CL कार्लाइल। CL कार्लाइल महोदय, इनको राजस्थान पुरातत्व विभाग का पिता माना जाता है। तो इन्होंने 1871-72 में इस खोज कार्य को आगे बढ़ाया। आगे हम साक्ष्यों में चर्चा करेंगे। जो इस सभ्यता से संख लिपि के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, वो साक्ष्य CL कार्लाइल ने ही खोजे थे। अब बात करें इस सभ्यता में 1910 में DR भंडारकर, 1910 DR भंडारकर। बाकी सभ्यताओं में हमने चर्चा की कि वहाँ एक एक दो दो के नाम डायरेक्ट आ जाते हैं कि इसने इसका खोज की, इसने इसका उत्खनन कार्य किया। लेकिन ये जो बेरार सभ्यता है, यहाँ पर अलग अलग टाइम में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर खोज कार्य को आगे बढ़ाया गया। तो DR भंडारकर ने 1910 में यहाँ पर सूक्ष्म परीक्षण व विस्तृत अध्ययन किया। किसने? डॉक्टर DR भंडारकर ने 1910 में सूक्ष्म परीक्षण और विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया? DR भंडारकर के द्वारा। ये पढ़ा अपने इसके जो खोज करता है उनके बारे में। लेकिन इस सभ्यता का विस्तृत खोज का श्रेय जो है वो डॉक्टर दयाराम साहनी जी को जाता है। इन्होंने 1836-37 में इस सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी 1836-37 1836 और 37 में दयाराम साहनी को इस सभ्यता की खोज का जो मुख्य श्रेय है वो किनको दिया जाता है? दयाराम साहनी को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बेरार सभ्यता की खोज किसने की, ऑप्शन में दयाराम साहनी है और साथ में चाहिए सभी हो, तो अपन को जो ऑप्शन सेलेक्ट करना वो अपना ऑप्शन रहेगा दयाराम साहनी, क्योंकि मुख्य रूप से इस सभ्यता का खोज का श्रेय जो है वो दयाराम साहनी को ही जाता है। तो ये तो बात की हमने इस सभ्यता की खोज की। तो इतनी को बात के बाद एक निष्कर्ष है, सबने अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों की खोज की। जैसे 1836-37 में कैप्टन बर्ड के द्वारा, अशोक का बाबरू शिलालेख, CL कार्लाइल ने संख लिपि, सभी ने यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की खोज की। अब इसके बाद हम चर्चा करें जो बेरार सभ्यता है, यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद मौर्य काल, इसके बाद हम चर्चा करें मध्यकाल, इन टाइम पीरियड के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल के भी साक्ष्य मिले, मौर्य काल के जो अपन ने बाबरू शिलालेख आदि की चर्चा की वो भी मिला, और यहाँ से हमें मध्यकाल के जो साक्ष्य मिले उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये तो इसका हम कहें कि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो किस किस काल के हुए, तो प्रागैतिहासिक काल के, मौर्य काल के और मध्यकाल के में यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बात करें जो बेरार सभ्यता थी, यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल में मानव के अवशेष मिले तथा प्रागैतिहासिक काल में ये हथियार का एक प्रमुख केंद्र था। मानव के अवशेष प्रागैतिहासिक काल में हमें यहाँ पर मानव के अवशेष भी प्राप्त हुए
दूसरी बात, हथियार निर्माण का ये केंद्र भी था। बेराट हथियार निर्माण केंद्र। प्रागैतिहासिक काल में मानव के अवशेष भी प्राप्त हुए, हथियार निर्माण का ये एक प्रमुख केंद्र भी माना गया। इसके बाद हम चर्चा करें, जो ये बेराट सभ्यता थी, ये उत्तरी भारतीय काले चमकीले मृदबांड, उत्तरी भारतीय काले चमकीले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान का सबसे प्राचीन व भारत का महत्वपूर्ण स्थल था। तो उत्तरी भारतीय चमकीले काले मृदबांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला ये एक मतलब भारत का प्रमुख केंद्र भी माना गया। कौन सा? बेराट सभ्यता जो है उत्तरी भारतीय चमकीले काले मृदबांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने का एक प्रमुख केंद्र माना गया। अब बात करें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य में प्राप्त हुए। तो यहीं के एक शासक, जयपुर के एक शासक हुए, उनका नाम था सवाई राम सिंह के समय यहाँ पर खुदाई कार्य किया गया। तो यहाँ से एक तो हमें स्वर्ण मंजूषा, सोने का कलश भी प्राप्त हुआ। किसके समय? सवाई राम सिंह। ये हुई स्वर्ण मंजूषे की बात। तो स्वर्ण मंजूषा कहाँ से प्राप्त हुआ? बेराट सभ्यता से। किस किस काल में यहाँ पर खुदाई की गई? तो राम सिंह के काल में यहाँ पर खुदाई की गई, जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए इस स्वर्ण मंजूषे से। इसके बाद बात करें हम गंगा घाटी के समकालीन सलेटी रंग के चित्रित पात्र। गंगा घाटी के समकालीन चित्रित सलेटी पात्र भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए। गंगा घाटी के समकालीन चित्रित सलेटी पात्र भी हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। इसके बाद हम बात करें, यहाँ से हमें कुल 36 कितने? यहाँ से हमें कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। 36 मुद्राएं जो प्राप्त हुई, इनमें अलग अलग टाइप की मुद्रा थी। जिस 36 मुद्राएं प्राप्त हुई, इसमें 8 तो पंचमार्क सिक्के थे, और चांदी के जो पंचमार्क सिक्के थे 8 वो चांदी के थे, और 28 इंडो ग्रीक शासक तथा यूनानी शासक जो था उसकी ये मुद्राएं थी। तो 8 तो पंचमार्क सिक्के, 8 तो पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। इसके बाद 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। इस 36 में से 8 तो पंचमार्क और 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। अट्ठाईस जो थी वो इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई। इसके बाद यहाँ से 16 यूनानी शासक जो मिनेंडर था उसकी 16 मुद्राएं भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। 16 मुद्राएं किसकी? यूनानी शासक मिनेंडर। हम जब उसकी चर्चा करेंगे तो इन यूनानियों ने उत्तरी भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी भी किए थे। तो यहाँ से हमें जो है 16 यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं भी प्राप्त हुई। 16 यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। इसके बाद हाथ से बुना हुआ कपड़ा, मतलब इस सभ्यता के जो लोग थे वो बुनाई का कार्य भी करते थे। हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा,
हाथ से बुना सूती कपड़ा, इसके अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए। बात करें जो बीजक पहाड़ी थी, वहां से हमें बौद्ध स्तूप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। बीजक पहाड़ी, यहां से बौद्ध स्तूप। ये जो बौद्ध स्तूप के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, इन्हें हम भारत में प्राचीन, या हम कहें प्राचीन काल में जो भारत में मंदिर के अवशेष भी इन्हें माना जाता है। मतलब प्राचीन काल में भारत में मंदिर के प्रथम प्रमाण जो है वो है अपने बौद्ध स्तूप। मंदिर के प्रथम प्रमाण भारत में ये जो बौद्ध स्तूप थे, ये मंदिर के प्रथम प्रमाण माने गए हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करें कि हमें यहाँ से और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हेवनसांग जो एक चीनी यात्री था, कौन? ह्वेनसांग। इसने भी बेरार सभ्यता का दौरा किया था उस टाइम पे, जब ये भारत में था। हर्षवर्धन के काल में ये भारत में आया। तो इसने उस टाइम, हर्षवर्धन भी एक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा उपासक था। बौद्ध धर्म का उसने भी बहुत प्रचार प्रसार किया, और ये भी एक बौद्ध भिक्षु था। तो जब ये भारत में आया तो उस टाइम पे इसने बेरार सभ्यता का भी दौरा किया। तो यहाँ पर इसको 8 ह्वेनसांग ने बेरार सभ्यता में कुल 8 स्तूपों का उल्लेख किया। कितने? 8 स्तूपों का उल्लेख। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि ह्वेनसांग के द्वारा जो बेरार सभ्यता है, क्या ह्वेनसांग के द्वारा जो बेरार सभ्यता है उसको ह्वेनसांग ने चीनी भाषा में एक नाम दिया, वो है पारयात्र। ह्वेनसांग ने बेरार सभ्यता को किस नाम से पुकारा? तो वो था पारयात्र। अगर पूछ ले कि पारयात्र के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो बेरार सभ्यता। ये नाम किसने दिया? तो ह्वेनसांग ने। कितने स्तूपों का उल्लेख किया? तो 8 स्तूपों का इनके द्वारा यहाँ पर उल्लेख किया गया। और जो ये बौद्ध स्तूप थे, ये कैसे थे? गोल। देखा होगा आपने, जो स्तूप होते वो अधिकतर इसी डिजाइन में होते हैं वो। तो ये जो यहाँ से गोल बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए, जो ये मंदिर के प्रथम प्रमाण भारत में माने गए। ह्वेनसांग 8 स्तूपों का उल्लेख किया। बेरार सभ्यता को पारयात्र नाम इसने दिया। इसके बाद हम और चर्चा करें तो यहाँ से अकबर कालीन, जैसे हमने बात की थी प्रागैतिहासिक काल की, तो उसके भी जो साक्ष्य मिले उनकी चर्चा की। फिर बात की हमने मौर्य काल की, मौर्य काल के भी हमने जो साक्ष्य मिले उसकी चर्चा की। फिर बात की थी मध्यकाल, तो मध्यकाल में ह्वेनसांग आ गया। इसके बाद यहाँ से एक अकबरकालीन टकसाल। अकबरकालीन एक टकसाल भी यहाँ से प्राप्त हुई। मतलब अकबर के शासनकाल में या बेराट में उसने एक टकसाल का निर्माण किया, जहाँ पर आपको पता है कि टकसाल सिक्कों को डालने के काम आती हैं। तो अकबरकालीन टकसाल के भी साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए? बेराट सभ्यता से। इसके बाद हम और चर्चा करें तो हमें यहाँ से और भी साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें हाथ से बुना हुआ कपड़ा पर ने लिख दिया। यहाँ से एक भगन सिंह की प्रतिमा, भगत सिंह ने भग्न मतलब खंडित सिंह की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई। सिंह यानी कि शेर, भग्न सिंह की प्रतिमा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। इसके बाद हम अब बात करते हैं कि जो ये इतनी विस्तृत सभ्यता थी, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इसके पतन का जो मुख्य कारण माना गया वो था हुन शासकों का आक्रमण। बात करें इसके पतन की,
तो दयाराम साहनी के द्वारा ही दयाराम साहनी ने जो अपना मत प्रकट किया है इसके पतन के बारे में, वो क्या था? हुन शासकों का आक्रमण। मतलब यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ये सभ्यता जो थी ये एक मौर्य काल या कहेंगे यहाँ से अत्यधिक हमें बौद्ध धर्म के साक्ष्य से प्राप्त हुए। और यहाँ जो जितने भी बुद्ध स्तूप थे उन्हें हुन शासक मेर कुल के द्वारा सभी को नष्ट कर दिया। इस तरह इस सभ्यता का पतन हुआ और जो आज का अपना सेशन था बेराट सभ्यता वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी सी बाकी सभ्यताओं की अपेक्षा ये थोड़ा सा जटिल था क्योंकि इसमें 4-5 व्यक्तियों का तो हमने खोज के बारे में अध्ययन किया कि किन किन के द्वारा क्या क्या की गई, तो उसमें इतना कोई घबराने की बात नहीं। जैसे कैप्टन बर्ड था 1837 में उसने मौर्य कालीन अशोक का बाब रुचिला लेख खोजा। 1871 में कार्लाइल द्वारा संकलिपि, एक ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से हमें संकलिपि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, संकलिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए जो कि CL कार्लाइल के द्वारा इस लिपि के यहाँ पर अवशेष खोजे गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास भी अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।